नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, बाजार कब गिरेगी हम उसका एनालिसिस करेंगे, बाजार कितना गिर सकती है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी सवाल ये है कि बाजार गिर क्यों नहीं रही है। तो भैया, बाजार में जब बायर्स ही बायर्स अवेलेबल होंगे, सेलर्स से ज़्यादा बायर्स अवेलेबल होंगे तो बाज़ार क्यों गिरेगी। इतने लोग क्यों अवेलेबल हैं बाज़ार में बाइंग करने के लिए? क्योंकि लोगों को थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी के रूप में कई सारे स्टॉक्स में सही प्राइस दिख रहा है, इसीलिए वो वहाँ पर पैसे डाल रहे हैं, इसीलिए बाज़ार ऊपर जा रही है। तो क्या बाज़ार का गिरना मतलब थोड़ा सा हम कम आंकें? नहीं भाई, बाज़ार का गिरना अभी हमको ज़्यादा आंकना चाहिए, क्योंकि यही बाज़ार है जब आपको अपॉर्चुनिटी के रूप में एग्ज़िट का मौका दे रही है। यही बाज़ार होगी जब आपको अपॉर्चुनिटी के रूप में एंट्री का भी मौका देगी। तो मैंने ये बातें टेलीग्राम पे आपको अपने तरीके से समझाई हुई है, और वहाँ पर एक बात मैंने आपको बताई थी कि भैया, पेशेंस नाम की अगर आपके पास चीज़ नहीं होगी तो आप बाज़ार से सही रिवॉर्ड नहीं पाओगे। अभी पेशेंस होना चाहिए सही रेट पे बाई करने का, अभी पेशेंस होना चाहिए गंदे स्टॉक्स को सेल करने का। ये यहाँ पर मैं पेशेंस की बात क्यों किया? क्योंकि हमको लगता है ना कि यार अगर हम बेच दिए तो फिर ये रेट नहीं मिलेगा, तो फिर हम क्या करेंगे। तो वहाँ पर जो लेवल ऑफ पेशेंस चाहिए वो ये कि आपके पास जैसे ही पैसा आता है सेल करके। मैं कौन सी स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ? जंक स्टॉक्स की। क्वालिटी स्टॉक्स तो कभी बेचने ही नहीं चाहिए। अब क्वालिटी स्टॉक्स क्या है वो भी मैंने आपको समझाया हुआ है, आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र भी आपको अच्छे से समझाता होगा या समझाते होंगे आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र आपको। जो भी भाषा आपको सही लगे आप समझ लो। लेकिन निफ्टी के चार्ट का एनालिसिस, लेवल्स का एनालिसिस, लेवल में आपको बताऊंगा बाजार कितना गिर सकती है। क्या आप निफ्टी में 1500 पॉइंट और बैंक निफ्टी में 3000 पॉइंट की गिरावट के लिए तैयार हो? अगर नहीं हो तो ये आपके लिए खतरे का सिंबल है। क्यों खतरे का सिंबल है? क्योंकि आप फालतू की जगह पे एग्जिट करने के लिए मजबूर हो जाओगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक पोएम समझाना चाहता हूँ, लेकिन ये पोएम मैं अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन कर रहा था, गलती से पेन जो मेरा टच पैड है वो क्रॉस पे क्लिक हो गया और जो मैंने रिकॉर्डिंग करी थी 6-8 मिनट की वो सब विन में चली गई। बहुत बारी ऐसा होता है कि हमारा इंतज़ार विन में चला जाता है, मतलब बेकार चला जाता है, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। हम इंसान हैं, इंसान की लिमिटेशंस बहुत तगड़ी सी होती हैं। हमारे सामने कोई ऑप्शन और होता ही नहीं है कि हम उसको वापस लेकर के आ जाएं चीज़ों को। इसलिए मैं कई जगहों पे आपसे कहता हुआ पाया जाता हूँगा कि देयर इज़ नो सेकंड चांस। इसीलिए जो पहला चांस है, जो यूनिक चांस है, उसको ही कमाल बनाने की कोशिश किया करो हर वक्त, हमेशा। ठीक है, मैंने अच्छे से ये पोएम आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाया। तो चलिए मिटा देते हैं और फिर से मैं आपको ये पोएम समझाऊँगा, क्योंकि ये पोएम आपको मार्केट में रहने का तरीका सिखाएगी। और ये पोएम मेरे इतने करीब है कि भैया मैं इस पोएम को आपको कहो तो 5 बारी पढ़ के सुनाऊँ, कहो तो 15 बारी पढ़ के सुनाऊँ, स्पेशली कुछ लाइंस। और वही कुछ लाइंस मैं आपको ज़रूर सुनाना चाहूँगा, लेकिन पहले एक बार पोएम पढ़ देता हूँ कि जो लोग हिंदी नहीं समझते हैं, पढ़ने वाली देवनागरी लिपि नहीं समझते हैं, वो सुन लें कि यहाँ पर क्या बात लिखी हुई है। तो मैं पढ़ रहा हूँ। जिन मुश्किलों में मुस्कुराना हो मना, उन मुश्किलों में मुस्कुराना धर्म है। समझाऊंगा मैं आपको, लेकिन पहले पढ़ देता हूँ पोएम। सो जिन मुश्किलों में मुस्कुराना हो मना, उन मुश्किलों में मुस्कुराना धर्म है। जिस वक्त जीना गैर मुमकिन सा लगे, उस वक्त जीना फ़र्ज है इंसान का। लाजिम लहर के साथ है तब खेलना, जब हो समुंदर पे नशा तूफ़ान का। जिस वायु का दीपक बुझाना ध्येय हो, उस वायु में दीपक जलाना धर्म है। हो नहीं मंजिल कहीं जिस राह की, उस राह चलना चाहिए इंसान को। जिस दर्द से सारी उम्र रोते कटे, वह दर्द पाना है ज़रूरी प्यार को। जिस चाह का हस्ती मिटाना नाम है, उस चाह पर हस्ती मिटाना धर्म है। आदत पड़ी हो भूल जाने की जिसे, हरदम उसी का नाम हो हर सांस पर। उसकी खबर में ही सफ़र सारा कटे, जो हर नज़र से हर तरह हो बेखबर। जिस आँख का आँखें चुराना काम हो, उस आँख से आँखें मिलाना धर्म है। 3 स्पेशल पंक्तियाँ मैं आपके लिए यहाँ पर समझाऊंगा आपको। सबसे पहली पंक्ति तो ये है कि जिस वायु का दीपक बुझाना ध्येय हो, उस वायु में दीपक जलाना धर्म है। ये बात तब की हो रही है जब मार्केट गिरती है, और मैं सिर्फ समझाने के लिए इसको मार्केट से रिलेट कर रहा हूँ। गोपाल दास नीरज जी ने मार्केट के लिए ये पोएम नहीं लिखी है, ये रियल लाइफ मोटिवेशन है। और इससे बढ़िया मोटिवेशनल पोएम आप ढूंढ कर दिखा दो मुझे। बहुत ही कमाल की पोएम है, आपको ज़रूर पता होनी चाहिए थी। अगर नहीं है पता तो याद कर लो ये लाइंस, स्पेशली जो 2-3 पंक्तियाँ मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो
जब ऐसा फेज़ आता है कि बाज़ार गिरने लगती है, जैसे इस दिन ये वाली कैंडल याद है, खरीदार नहीं मिल रहे थे भाई साहब, और उस वक्त बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने नीचे पैसा डाला है। हम रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ मजबूरी ये है कि हम बस वही होता है ना, हमको एक ही पट्टी पढ़ा दी जाती है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ये पट्टी गलत नहीं है, लेकिन जब तक हम बॉटम फिशिंग नहीं करेंगे, और बॉटम फिशिंग गंदे स्टॉक्स में करना बहुत बुरी बात होती है, अच्छे स्टॉक में करना बुरी बात नहीं होती है अगर आप पहले से प्राइस डिसाइड करके बैठे हो टेक्निकली फंडामेंटली। तो बॉटम फिशिंग को हमेशा नेगेटिव एंगल से मत देखा करो। बॉटम फिशिंग ही तो है जो हम स्मार्ट एसआईपी वाली वीडियो में आपको सिखाएं हैं, और स्मार्ट एसआईपी वाली वीडियो से ही कुछ क्वेश्चंस आए हैं, सर बाजार गिर ही नहीं रही, हम स्मार्ट एसआईपी करें कैसे? तो मैं आपको बताऊंगा, अभी कैलकुलेशन करेंगे उस पर। तो ये पहली पंक्ति, जिस वायु का दीपक बुझाना ध्येय हो, उस वायु में दीपक जलाना धर्म है। अभी धर्म के लिए समय नहीं है, वो धर्म वाला समय जब आएगा मैं आपको बताता भी हूँ, वहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी तलाशनी चाहिए। अभी धर्म हमारा कुछ और है। आगे बढ़ते हैं। ये वाली लाइन आप खुद से समझना, हो नहीं मंजिल कहीं जिस राह की। हो सकता है आप लोगों को कठिनाई हो ये लाइन समझने में, तो मैं आपको समझा देता हूँ। हो नहीं मंजिल कहीं जिस राह की, उस राह चलना चाहिए इंसान को। ये लाइन हमसे ये कह रही है ना, छोटे गोल कभी मत बनाना। हाँ, छोटे छोटे स्टेप्स में उनको तोड़ जरूर देना कि मुझे पहुँचना है इस एंड गोल पर, और ये इतना बड़ा है। अपने धर्म में, भारतीय संस्कृति में या ऑलमोस्ट सभी धर्मों में भगवान को इतना बड़ा बताया गया है कि वो पूरी दुनिया ही है। ठीक है, पूरी दुनिया मतलब भगवान, पूरी दुनिया इज इक्वल टू भगवान, मतलब पूरा ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड नायक बोला जाता है उनको। तो एंड गोल हमारा वही है, और उससे पहले हम छोटी छोटी सीढ़ियाँ यूज करते हैं। नवधा भक्ति की बात होती है जब हम रामचरितमानस पढ़ते हैं, तो आप भगवत गीता में जाओगे तो वहाँ पर भी अर्जुन को बहुत सारे तरीके बता रहे हैं। तो ये बात गोल तक पहुँचने की है, और जो भी आप काम कर रहे हो ना, उसे भगवान को समर्पित ही करके चलना है। भगवान मतलब आप जिसको भी सुप्रीम मानते हो, जो भी आप जिनको पूजते हो, क्योंकि उसके अलावा आप छोटी चीज़ों को कुछ समर्पित नहीं कर सकते हो। आप सोचो कि आपने कोई गोल यहाँ पर बना लिया, वहाँ पहुँच गए, करोगे क्या फिर भैया? आपने सोचा कि मैं 5 लाख रुपए महीना कमाऊँगा, बस पहुँच गए। मान लीजिए आपने 20 साल में सोचा, आप 25 या 30 या 35 में पहुँच गए। बाकी बची हुई ज़िंदगी 25, 30, 35 साल क्या करोगे? ख़त्म, मोटिवेशन ख़त्म। अब आप कहोगे मैं 5 को 10 बना लेता हूँ। नहीं भाई, वो आपकी लालच है, आपने तो यही सोचा था, वो फिर आपकी लालच है, और वो लालच ज़िंदगी में कभी किसी की ना ख़त्म हुई है ना किसी की ख़त्म होगी। तो गोल हमेशा, मतलब पैसे को तो कभी गोल बनाना ही चाहिए। अपने टास्क को इतना बड़ा रखो कि वहाँ पर अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी हो ग्रोथ की। तो काम ऐसा ही चूज़ करो हमेशा ज़िंदगी में जहाँ पर अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी हो ग्रोथ की, आपकी पर्सनल ग्रोथ की। पर्सनल ग्रोथ एक ऐसे सिर्फ फाइनेंशियल लेवल पे नहीं होती, हम सोचते हैं कि पैसा आ गया। उसके अलावा जैसे फाइनेंशियल ग्रोथ तो आपकी हो गई, उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद कोशिश करो कि आप हेल्थ के लेवल पे खुद को ग्रो करो, और ये साइमल्टेनियसली, इवन हेल्थ तो फाइनेंस से भी पहले आता है। लेकिन कुछ कुछ केसेस में आपके पास पैसा ही नहीं है, तो आप हेल्थ पे क्या ही फोकस कर लोगे? सही खाना नहीं खा सकते, सही जगह रह नहीं सकते, सही चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये देखो, उसके बाद इमोशनल हेल्थ पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक, और सबसे ज़रूरी जो कि बचपन से ही आपको सिखाई जाती है वो होती है मेंटल हेल्थ। ये तो इन तीनों का सार है। अगर आप मेंटली ही स्ट्रांग नहीं हो तो ये तीनों ही चीज़ें आपके लिए काम नहीं कर पाएंगी, ना ही आप फाइनेंसेस को सही कर पाओगे, और मेंटली स्ट्रांग नहीं हो तो आप हेल्थ को भी सही नहीं रख पाओगे। इमोशनली भी आप बहुत ही डैमेज्ड फील करोगे हमेशा। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जिन पे आपको फोकस करना चाहिए। इसीलिए गोल ऐसा बनाओ कि इन चारों चीज़ों से वो रिलेट करता हो, वहाँ पर आपकी ग्रोथ होती है। पढ़ो, रोज़ चीज़ें सीखो, और पेशेंस नाम की चीज़ तो एकदम पाल लो, अभी आगे लाइन भी आएगी। ठीक है, तो आप इन लाइंस को फॉलो ज़रूर करिएगा। आगे, जिस चाह का हस्ती मिटाना नाम है, उस चाह पर हस्ती मिटाना धर्म है। अभी कभी कभी होता है ना कि लगता है यार हमारा पैसा डूब जा रहा है, बाजरवा गिर जा रही है, हम क्या करें? तो वहीं पर तो हस्ती मिटाना धर्म है। हस्ती मिटाने का मतलब क्या है कि भैया ये लो हमारा पैसा, आप गिर रहे हो ना, मेरा प्राइस आ गया ना, मैंने 500 के स्टॉक पे ये डिसाइड किया था कि जो वो 350 आएगा मैं पैसे डालूंगा, हमने डाला वो 300 आ गया, तो भैया हो गया। मैं सिर्फ थोड़ा थोड़ा रिलेट करके आपको बता रहा हूँ एग्जैक्टली। इसका मतलब यही नहीं होता है, आप अपने एंगल से भी इन लाइन्स में से कुछ निकाल सकते हो। जैसे ये वाली लाइन देखो कितनी कमाल की है, लाजिम लहर के साथ है तब खेलना, जब हो समंदर पे नशा तूफान का। ये ट्रेडर्स अच्छे से समझेंगे, लेकिन यहाँ बात दूसरी हो रही है कि कुछ कुछ चीज़ें आपको दिखाती हैं हम बहुत बड़े हैं, बहुत घमंड दिखाती हैं अपना, तो भाई उनकी औकात उन्हीं के लहजे में,
उन्हीं के शब्दों में, उन्हीं के घर में घुस के देना। समझ रहे हो ना, किसी के घर में मत घुस जाना, बस मैं समझा रहा हूँ कि कितनी तगड़ी मोटिवेशनल पोएम है। आगे, आदत पड़ी हो भूल जाने की जिसे, हरदम उसी का नाम हो हर सांस पर। हम क्या बोलते हैं, हम अच्छी आदतें ही तो बोलते हैं, हम सही चीज़ें ही तो बोलते हैं। हम भूल जाते हैं यार पेशेंस नाम की भी कोई चीज़ होती है। हम भूल जाते हैं यार मोटिवेशन नाम की, सेल्फ मोटिवेशन जो अपने अंदर से आता है, इंटरनल मोटिवेशन जिसको बोलते हैं। ठीक है, लर्निंग्स की बात हो रही है, पढ़ाई की बात हुई है, आप स्टूडेंट हो, सही रास्ते की बात हो रही है, क्या क्या नहीं करना चाहिए वो आपको पहले से पता है, और हम उसी चीज़ को भूलने की कोशिश करते हैं। तो लिखा हुआ है ना, आदत पड़ी हो भूल जाने की जिसे, हरदम उसी का नाम हो हर सांस पर। मीन्स हर सांस का मतलब समझ रहे हो ना, हर मिनट में आपको 15-20 बारी या 15 बारी तो मिनिमम याद आनी चाहिए आपकी चीज़ें। सांस कैसे ले रहे हो अगर सही चीज़ें ही भूल गए तो। आखिरी लाइन जो कि 18, 19, 20, 21 साल वालों के लिए है, उसके बाद तो जिम्मेदारी आ जाती है। जिस आँख का आँखें चुराना काम हो, फिर से, जिस आँख का आँखें चुराना काम हो उस आँख से आँखें मिलाना धर्म है। समझ गए ना मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ? जी हाँ, जिस गोल का आपसे ये कहना हो कि अबे देखिए अपने औकात, हम कितने बड़े हैं, तो बोलो बेटा हम अमृतस्य पुत्र, हम अमृत की औलाद हैं, और तुम बेटा हमसे तुलना मत करो। हम तुम पे पहुँचेंगे ना तो जितने बड़े तुम हो उससे 100 गुना बड़ा गोल हमारे लिए तैयार खड़ा होगा। तो तुम अभी समझ लो एक सीढ़ी हो हमारे रास्ते की बस। तो जब भी कोई गोल, जब भी कोई चीज़ आपको इतनी बड़ी लगे कि अरे यार हो पाएगा या नहीं, उसको बस यही बोलना कि भाई तुम सिर्फ एक सीढ़ी हो, उसके आगे तो मेरे बहुत बहुत कारनामे करने के लिए पड़े हुए हैं, और कारनामे पॉजिटिव वाले। ठीक है, अब मार्केट के चार्ट को हम मंथली बेसिस पे ले चलते हैं। और बीजेपी की सरकार आई है 2014 से, जो अभी करंट गवर्नमेंट चल रही है, अभी एनडीए चल रही है, इससे पहले भी एनडीए चल रही थी, बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट अभी चल रही है। 2014 से अगर हम तुलना करें तो हम लगभग 5,500 पे खड़े थे। ओपनिंग आप यहाँ पर देख सकते हो, 2014 की ओपनिंग हुई थी 6,300, वहाँ से हम लगभग 4 गुना हो गए हैं। अप्रॉक्सीमेटली हम ले लेते हैं 4 गुना। 4 गुना कितने सालों में हुए हैं? 10 सालों में हुए हैं, है ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लगभग 10 सालों में हम 4 गुना हो गए हैं। तो अगर आप परसेंटेज में कैलकुलेशन करोगे, आप सोचोगे कि हम परसेंटेज निकालने की 4 गुने का मतलब 400% अपॉन 10 कर ले तो हमको 40% का रिटर्न मिला है। नहीं भाई, आपको यहाँ पर निकालना होगा CAGR। कौन निकालेगा CAGR? आपको मैंने बताया है ये वाला रूल। ये वाला रूल तो सभी को पता ही होता है। एक मिनट, मेरी पेन किधर गई? हेलो पेन, हाय पेन, आ जाओ पेन, हेलो मिंडा, आजा मिंडी, आजा मिंडी, आ गई पेन, यहाँ पर आ गई पेन। देखिए, अगर आप 6 साल के लिए कोई इन्वेस्टमेंट किए हो और वहाँ पर आपको 12% का रिटर्न मिलता है, तो आपको 6 साल के लिए आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है, 12% का रिटर्न मिलता है, तो आपका पैसा 2 गुना हो जाएगा। और यही पैसा 4 गुना करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पर जो रूल ऑफ 72 है उसको रूल ऑफ 144 बनाना पड़ेगा। तो हम ऐसे कर सकते हैं, 10 साल में हमारा पैसा 4 गुना हुआ है, यानी कि 5 साल में 2 गुना अगर हुआ होगा तो हमको 14% का रिटर्न मिला होगा लगभग 5 साल। बात समझ गए? 14 × 5 तो 70, फिर 14 × 5 ये हो गया 70। आई होप आप समझ गए होगे, नहीं समझ पाए? देखिए 14% का रिटर्न अगर 5 साल मिला 1,000 रुपये पे, तो वो रुपया हो गया 2,000। अप्रॉक्सीमेट डेटा बता रहा हूँ। और इस 2,000 पे अगर 14% का रिटर्न आपको 5 साल मिला तो ये 2,000 हो गया 4,000। तो ये 1,000 वाला हो गया 4,000 मात्र 14% के रिटर्न पे। यहाँ पर 40% का रिटर्न नहीं आया है कि जो आपको वहाँ पर 300% की ग्रोथ हो गई थी, 40 नहीं 30, ठीक है, क्योंकि ग्रोथ 400% हमको दिख रही थी ना कि 600 वाला 2,400 हो गया, तो बीच में हमको 1,800 का रिटर्न देखने को मिला, जो कि है लगभग 300% का रिटर्न। तो 30% की CAGR नहीं आई है, वो आपको नेट हर साल का दिखाई देगा जब आप चौथे साल में देखोगे। लेकिन जो CAGR बेसिस पे रिटर्न है वो अप्रॉक्सीमेटली 14% का है। ठीक, 14%। अभी हम देख लेते हैं 2024 में क्या हाल हुआ है। ये मैंने आपके सामने ही कैलकुलेट किया है। गलतियाँ होने के थोड़े बहुत चांसेस हैं, वो आप कैलकुलेशन जब अपने आप से करोगे आपको कहानी समझ में आ जाएगी। अभी हम मंथली कैंडल को फिर से लगाते हैं वीकली कैंडल पे, और हम 2024 से तुलना करेंगे। ठीक है, तो भैया 2024 की शुरुआत तो यहाँ पर हुई है, यहाँ पर
अप्रॉक्सीमेटली अगर हम 2200 मान लें, 22,000 मान लें, रेट अप्रॉक्सीमेट मान रहे हैं डेटा, तो यहाँ पर इसका 14% कितना होगा? 2,800 और 280। इसका 14% 2,800, इसका 14% 280। समझ रहे हो गुरु? नहीं समझ रहे हो? ठीक है, तो मैं निकाल लेता हूँ 8 2 10 3 3080 22 3 25 25,080। ये है 2025 को छूने से पहले वाला हमारा टारगेट। तो बाजार रिट्रेसमेंट कितना लेती है उसके लिए आप देखो फिबो वाली वीडियो, और कहाँ तक गिरेगी मैं वो आपको लेवल्स बता दे रहा हूँ। टेक्निकल लेवल्स पे टेक्निकल एनालिसिस करके ये लेवल्स आपको बताए जा रहे हैं। फंडामेंटली अभी निफ्टी ऐसा नहीं है कि बहुत महंगी हो गई है, क्योंकि अर्निंग्स भी बढ़ी हैं, लेकिन टेक्निकल लेवल्स को बाजार हमेशा सम्मान देती है। मैं आपको बैंक निफ्टी के भी लेवल्स बताऊंगा। तो सबसे पहला लेवल जहाँ पर बाजार को आना बनता है, एकदम बनता है, 23,109। ये लेवल नोट करके रख लो। बाजार अगर टेक्निकल लेवल्स को पीछे सम्मान देती हुई आएगी तो इस लेवल को छूने जरूर आएगी, जो कि यहाँ से लगभग 1200 पॉइंट दूर है। अब आप कहोगे अरे सर आप तो क्रैश की बात कर रहे हो। मैं भाई कोई क्रैश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपली आपको टेक्निकल लेवल्स बता रहा हूँ जो थोड़े से लंबे हैं, दूर हैं, लेकिन इसके लिए आपको रेडी रहना चाहिए। अगर आप इसके लिए रेडी नहीं है तो आप मार्केट में सही तरीके से पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो। आपको सिर्फ मार्केट में रिटर्न कमाना है, आपको पेशेंस नहीं दिखाना है, आपको सही स्टॉक सही रेट पे नहीं खरीदना है, जो कि आपको लॉन्ग टर्म में बढ़िया वाली वेल्थ बना करके दे। अगर आप ये कर सकते हो तो आप बने हो मार्केट के लिए। हाँ, ये लेवल्स बाद में चेंज हो सकते हैं, लेकिन अभी जो सिनारियो बना हुआ है ये लेवल्स आपके लिए बहुत दूर की बात नहीं है, ये आसानी से आ सकते हैं। बाज़ार को छोटे छोटे ट्रिगर चाहिए बस, और कुछ नहीं। बाज़ार भी भाग रही है, उसको भागने दीजिए, जहाँ तक मर्जी हो जाए। मैंने आपको टारगेट बता दिया, अपर टारगेट वो कहाँ पर ऊपर जा कर के अपना समय बिता सकती है, नीचे आएगी तो उसको तगड़ा सपोर्ट कहाँ पर मिलेगा। इसके नीचे जा सकती है क्या? बिल्कुल जा सकती है, बाज़ार कहीं भी जा सकती है, लेकिन अनटिल एंड अनलेस बाज़ार इसको ना टच कर दे तब तक मैं कोई अपना लिक्विड फंड का पैसा अचानक से बाज़ार में ही नहीं डाल दूंगा। स्टॉक स्पेसिफिक मैं डाल सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पर अलग तरीके से प्लानिंग होती है कि वहाँ पर स्टॉक्स अपने आप गिर जाते हैं। हाँ, पूरा इंडेक्स में डालना है, बहुत सारी स्टॉक्स में एक साथ डालना है, तो ये लेवल का इंतज़ार तो मैं करता ही रहूँगा। ये मिनिमम है, इसके बाद और मतलब कहते हैं ना कहानियाँ ओपन हो जाती हैं, वो कहानी ओपन होगी तो उस वक्त मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँगा। ध्यान रखना 23,109 का लेवल, और इसके ऊपर का मैं आपको लेवल इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो बहुत ही नज़दीक के लेवल्स हैं, तो क्या फ़ायदा। तो 23,109 पे आपको फोकस करना है, बाज़ार वहाँ तक ना गिरे, क्योंकि जो अभी इन्वेस्टर्स हैं वो नाराज़ हो जाएंगे, अरे सर आप तो क्रैश की बात कर रहे हो, आपका मूड ख़राब हो गया क्या, या मेरा मूड क्यों ख़राब कर रहे हो। तो भैया मैंने आपको लेवल बता दिए, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लीजिए बाज़ार वहाँ तक गिरेगी या नहीं, क्योंकि लोग आपसे अभी 25, 26, 30 और पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं। सेंसेक्स पे 1 लाख की बात हो रही है, निफ्टी में 30,000 35,000 की बातें हो रही हैं। तो जो बातें हो रही हैं उसको होने दीजिए, अभी बैंक निफ्टी की बात बता देते हैं। यहाँ पर मैं वीकली कैंडल लगा लेता हूँ। 2024 की कहानी आपको बता देता हूँ कि 2024 की शुरुआत बैंक निफ्टी के लिए अच्छी नहीं हुई थी। आप यहाँ पर अगर कहानी देखोगे तो हम गिर गए, ठीक है। 48,000 पे लगभग बैंक निफ्टी खड़ी थी और वो लगभग 45,000 पे आ गई, 3,000 पॉइंट गिरी, फिर चली, यहाँ पर काफ़ी समय बिताई। 48,000 इसके लिए रेजिस्टेंस था, फिर बाज़ार ऊपर गई। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ उसको सुनना, फिर से बता रहा हूँ, जो बता रहा हूँ उसको सुनना। 50, 750 इसको छूने आएगी बिल्कुल बैंक निफ्टी की तरह। ये थोड़ी ज़्यादा वोलेटाइल है, तो यहाँ दूसरा लेवल भी नोट कर लीजिएगा, 49,600। ये 2 लेवल्स हैं बैंक निफ्टी के लिए, ये 2 लेवल्स हैं बैंक निफ्टी के लिए। ये कुछ ज़्यादा वोलेटाइल है, इसीलिए यहाँ पर आपको 2 लेवल्स दिए गए हैं। हाँ, निफ्टी में अगर आपको दूसरा लेवल नोट करना है तो बहुत दूर तो नहीं है यहाँ से, ठीक है। निफ्टी में अगर आपको दूसरा लेवल नोट करना है तो वो बहुत दूर तो नहीं है, लेकिन आप उस लेवल पे फोकस रख सकते हो, क्योंकि आप कहोगे कि हम 22,500 पे क्या ही कर लेंगे। तो भैया ये साइकोलॉजिकल लेवल भी है और टेक्निकली भी इसके पास एक लेवल आता है, तो आप उसको नोट करके रख लो। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में मैंने आपको 2 लेवल्स बता दिए, इन केस बाज़ार गिरती है तो। और जब तक नहीं गिरती है तब तक आपका पैसा ट्रेजरी बिल्स, सोवरेन बॉन्ड्स, लिक्विड फंड्स, कैश इन हैंड होना चाहिए। अगर आप अभी तक इन्वेस्टेड नहीं हो तो सही प्राइस का इंतज़ार करना बनता है भाई। कभी कभी 6 महीने भी बाज़ार इंतज़ार करवा देती है,
और कभी कभी तो उससे भी ज़्यादा। लेकिन मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 6 महीने ज़्यादा इंतज़ार करना, 6 महीने इंतज़ार कर लो, आपको कम से कम जो टाइम है ना वो जो बीता उस मैं ये नहीं कह रहा हूँ बाज़ार यहाँ से भाग के कहीं और नहीं खड़ी हो जाएगी, खड़ी हो जाए तो बाज़ार का अपना वो है रुतबा है भाई, वो कुछ भी करे। लेकिन मुझे जब तक ये रेट नहीं मिलेगा मैं पैसा अपनी जेब से ना निकालूँ। मैं बड़ा कंजूस आदमी हूँ भाई, मैं मेरी जेब से निकाल नहीं सकती बाज़ार पैसा अपने नखड़े दिखा करके, समझ रहे हो ना। आंखें मिलाओ थोड़ा सा भाई, प्यार व्यार दिखाओ थोड़ा, आप भी आओ हमारे पास, हम ही आए आपके पास। आप भाग रहे हो, हम आपके पीछे पीछे आ रहे हैं, नहीं भाई हम आपकी तरफ आ रहे हैं, इधर से पैसा लेके आ रहे हैं यार, आप भी हमारी तरफ आओ थोड़ा, तभी तो असली प्यार हुआ, नहीं तो वो इश्क भला क्या इश्क हुआ। ये भी पोएम बढ़िया है। खैर अभी मैंने आपको लेवल्स बता दिए, बाज़ार गिरेगी क्रैश करेगी उससे मुझे कोई मतलब नहीं, जब तक मुझे मेरा लेवल नहीं मिलेगा मैं कुछ नहीं करने वाला। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए। हाँ 2-3 वीडियोस आपकी काम करेंगी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पिवट पॉइंट वाली वीडियो, अगर आप ट्रेड करते हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में भी इंटरेस्टेड हो तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट है। फिबोनाची वाली वीडियो आपके लिए ज़रूरी है अगर आप थोड़ा सा सीरियस टेक्निकल एनालिसिस करना चाहते हो, और अगर आप सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको देखनी चाहिए स्मार्ट SIP वाली वीडियो। तो ये तीनों वीडियो आप लिख दो, उसके आगे लिख दोगे इनोसेंट इन्वेस्टर, तो आपको वीडियो मिल जाएगी। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए। बाज़ार भगवान करे ना गिरे, क्योंकि जो अभी लोग इन्वेस्टर हैं उनको लगेगा क्रैश आ गया, लेकिन बाज़ार में भगवान कुछ नहीं करने आते हैं, बाज़ार खुद ही अपने आप में भगवान है, क्योंकि वहाँ पर कलेक्टिव विजडम चलता है, और जो भी कलेक्टिव विजडम है वो पीछे भी हमको सही पैटर्न पे रिटर्न ला करके दिखाया है। तो आगे भी मैं यही उम्मीद करता हूँ कि हमको सही पैटर्न पे रिटर्न मिलेगा। आप भी उस गिरावट के लिए मेंटली तैयार रहिएगा। अगर आप नहीं रहोगे, गिर गया तो आप कहोगे क्रैश हो गया, जबकि बाज़ार के लिए वो बहुत ही नॉर्मल सी बात होगी, वो बाज़ार के लिए कोई क्रैश वाली सिचुएशन बन के नहीं आएगी। ठीक है, बाकी अभी सब कुछ सही चल रहा है, एंजॉय करते रहिए। जब तक सब कुछ सही चल रहा है आप भी सही करते रहिए, एंजॉय करते रहिए। लेकिन कैश इन हैंड रहोगे तो कहते हैं ना कैश इज़ किंग, तो आप किंग रहोगे, क्योंकि आप सही अपॉर्चुनिटी आने पे पैसे डाल पाओगे बाज़ार में। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। कोई सवाल सुझाव हो तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको अपडेट छोटे छोटे प्रोवाइड करता रहता हूँ, और सवाल सुझाव हो तो आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो, नंबर आपको भी दिख जाएगा। आपका आभार, नमस्कार।